चैप्टर ओके अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर हमारा 5। चैप्टर का नाम है राइट टू लाइफ एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। आज के टाइम में जिसे नीति आयोग कहा जाता है, पंचवर्षीय योजना अब खत्म हो चुका है, इसे हम क्या कहते हैं, नीति आयोग। जब से मोदी सरकार आई है तब से नीति आयोग चल रही है। फिर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी पढ़ेंगे, और फिर सोशल सेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, राइट टू लाइफ क्या होता है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑल द इंडियन सिटीजन राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो है वो देश के सभी नागरिकों को क्या देता है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार देता है। दिस मीन्स अ पर्सन लाइफ लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय अ फॉलोइंग जस्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। इसका मतलब यह है कि एक किसी भी पर्सन की लिबर्टी या फिर फ्रीडम या लाइफ तभी वहां से हट सकती है, या फिर जब वहां पर क्या लगा उस स्टेट या फिर उस जगह पर कोई लॉ लग रहा हो। ठीक है, कोई लॉ लग रहा हो। ओवर द ईयर्स मेनी ग्रुप ऑफ सिटीजन हैव सक्सेसफुल इन्वोक दिस राइट टू इंक्लूड मोर इश्यूज। इसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ इश्यूज देखते हैं, वाटर देखते हैं, हम सैनिटेशन देखते हैं, एजुकेशन, ये बहुत सारे यहाँ पर हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। द कोर्ट हैव प्लेड अ क्रूशल रोल इन इंटरप्टिंग दिस फंडामेंटल राइट एंड एक्सपेंडिंग इट्स स्कोप। जो कोर्ट है हमारा, इसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? क्योंकि ये किसका हिस्सा है? हमारे फंडामेंटल राइट का। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंस वेयर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट। यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए राइट दे रखा है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। राइट कि हमें, हम सभी को क्या है, साफ पानी पीने का अधिकार है। तो ये भी किसके अंदर आ रहा है? राइट टू लाइफ के अंदर ही आ रहा है। इन द अदर इन अनदर इंस्टेंस ऑफ अपेक्स कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, रूल दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड, राइट टू लाइफ के अंदर क्या क्या आता है? अपेक्स कोर्ट के इंक्लूड के अंदर अगर हम देखेंगे क्या आएगा, राइट टू फूड आएगा, खाना खाने का अधिकार। डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मिड डे मील इन द स्कूल, जिसके अंदर वो लोग क्या दे रहे हैं? स्कूल में मिड डे मील दे रहे हैं। आफ्टर After this, Article 21 of the Constitution has been similarly interrupted to include right to healthcare and sanitation. आर्टिकल 21 के अंदर हमें राइट टू हेल्थ केयर भी है, जिसमें हम हमारी हेल्थ को देख सकते हैं, और इसके लिए सरकार ने क्या बनाए हैं? सरकारी अस्पताल बना रखे हैं। ऑल दिस ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल। ये सब कुछ क्यों हो पाया है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्लेक्सिबल है, लचीला है। इसके अंदर हम समय समय पर चेंजेस कर सकते हैं। अलाउ फॉर अ न्यू इंटरप्रिटेशन, मैंने जो भी आपको बताया, फॉर इट्स प्रोविजंस के थ्रू, जिससे जो ज्यादा इश्यूज हैं हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। फॉर इट इज फॉर दिस रीजन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इन्हीं कुछ कारणों से इसे क्या कहा जाता है? लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन्फोर्सिंग द राइट टू लाइफ। इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द गवर्नमेंट रोल। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट का रोल पढ़ेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट कैसे देती है, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर हम हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है और सरकार उस पर क्या क्या काम कर रही है। अब हम देखते हैं क्या क्या काम कर रही है। उसके लिए क्या बनाया गया? प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसे आज हम क्या कहते हैं? नीति आयोग के तौर पर कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर्क टूवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो पूरी कंट्री के लिए काम करे, जिसमें सोसाइटी के सभी सेक्शन को लिया जाए, सभी सेक्शन उसका क्या उठा सके? बेनिफिट उठा सके। इट इज ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट, ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि जितने भी तरीके के रिसोर्सेज हैं या जैसी भी वेल्थ है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सभी के बीच में इक्वली बटे। ठीक है, फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के वजह से 1950 के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू क्या बनाया गया था? हमारा प्लानिंग कमीशन आया था। अब प्लानिंग कमीशन हमारा कितने साल का होता है? 5 ईयर का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, 5 साल का ये प्लानिंग कमीशन होता है। इट टास्क, इसका क्या काम था? टू फ्रेम अ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज को बनाना जिससे इंडिया के अंदर
हो रही जितनी भी सोशल ईवल्स है उनको खत्म कर सके, ठीक है, सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सके। सामाजिक बुराई कौन सी हो गई, जैसे गरीबी हो गई, ठीक है, उसको खत्म कर सके, और हम किसको देख सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख सके। द कमीशन वॉज यूज टू मेक 5 ईयर प्लान। ये क्या बनाती है, 5 ईयर प्लान। इसे 5 ईयर प्लान के नाम से भी जाना जाता है और प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं 5 साल के लिए, और फिर हम बाद में उसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, लागू करते हैं, ठीक है। बट 2015 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोदी सरकार वाली जो गवर्नमेंट है, नीति आयोग वॉज सेटअप टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग को बनाया गया और किसे हटा दिया गया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसको हटा के ये क्यों लाए गए, वो तो काम चल ही रहा था ना सही से, तो इसको क्यों लेके आए। अब नीति का मतलब क्या था, नीति यहाँ पे अब हम देखेंगे नीति आयोग के अंदर ऐसी क्या खासियत थी जो प्लानिंग कमीशन के अंदर नहीं थी, उसको हटाया गया था। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में आती है। हैज चेंज पॉलिसी मेकिंग अप्रोच, इन्होंने पॉलिसी बनाने की पूरी अप्रोच को ही बदल दिया, ठीक है। इट डेवलप प्लान्स, इन्होंने प्लान्स बनाए, स्ट्रैटेजीज बनाई, किस बेस पर, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस पर, पूरी इंडिया के लिए, जो बॉटम तक काम कर रही थी, मतलब बॉटम इन द सेंस नीचे तक काम कर रही थी। और सबसे नीचे क्या देखते हैं हम, विलेज, ठीक है। ये हमने 3 टायर सिस्टम पढ़ा है ना, 3 टायर सिस्टम, तो ये है एनुअल प्लान। यहाँ पर एक ये जो येलो बॉक्स है इसे देख लो। इन दिस सिचुएशन वेयर द टेकिंग आउट 5 ईयर प्लान वॉज नॉट पॉसिबल, कॉमन द कमीशन टुक आउट एनुअल प्लान। जहाँ पर 5 साल का प्लान नहीं चल पाया तो उन्होंने एक एनुअल प्लान देखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, 3 ईयर्स एनुअल प्लान देखा था। ये आप एक बार रीड करोगे और मुझे बताओगे आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। डेवलपिंग एग्रीकल्चर क्या है, अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखो प्लान में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, और कौन कौन सी पॉलिसी किस किस के लिए आई, अभी हम वो देख रहे हैं, ठीक है। डेवलपिंग एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर वॉज एंड रिमेन द मेन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे मेन सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वॉज इम्पॉर्टेंट टास्क फेस्ड बाय इंडियन लीडर। जब हम लोगों ने आज़ादी ली थी तब से ये अब तक हमारा क्या एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहा है। द फार्मिंग सेक्टर वॉज इन बैड शेप। फार्मिंग सेक्टर जो था वो बहुत क्या था, बहुत खराब तरीके से देखा जा रहा था। कब से देखा जा रहा था, कॉलोनिकल रूल से और उनकी पॉलिसी से। ये कॉलोनिकल रूल क्या होता है, अंग्रेजी सरकार, ठीक है, कॉलोनीज बन गई थी तब। land holding become land holding become fragmented, the number of landless laborers has increased। जो जो लेबर्स थे उनके पास क्या नहीं थी, जमीन नहीं थी, उन लोगों की संख्या जो थी वो क्या थे, बढ़ते जा रहे थे। द कंट्री वॉज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। ये कब की बात कर रहे हैं, ये सब लोग आज़ादी के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आज़ाद हुए तो हम ऐसा माना जाता है, अभी देखोगे आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रही हूँ। जब आज़ाद हुए तो अंग्रेज जब यहाँ से गए तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन तक का ही राशन था पूरे इंडिया को चलाने के लिए, हमारे मिनिस्टर्स के पास। तब जो मनमोहन सिंह की सरकार थी तब वो क्या लेके आई थी, एलपीजी लेके आई थी। एलपीजी हमारी सिलेंडर नहीं है। एलपीजी का मतलब क्या है, हमारी एक पॉलिसी है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। उसमें क्या है, उन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट करने के लिए कहा था, ठीक है। तो तब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी आप यहाँ पर पढ़ भी रहे हो ये सब चीज़ कि लैंडलेस जो लेबर थे वो बढ़ गए थे, कंट्री में क्या हो गया था, शॉर्टेज हो गया था फूड का। देयर फॉर डेवलपिंग सेक्टर इंश्योरिंग द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। इसीलिए देखा जा रहा था कि कंट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से खाना है या नहीं, वो हम अपनी ही कंट्री में खुद के लिए बनाए। दिस हैज रिफ्लेक्टेड इन इट्स 5 ईयर प्लान, और यही कुछ किसमें झलका, हमारे 5 ईयर प्लान में। तो ऐसा कहा जाता है, या फिर जो पहला 5 ईयर प्लान था वो किसके ऊपर बेस्ड था, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से क्या क्या तरीके थे। सम ऑफ द मेजर सम ऑफ द मेजर लॉन्च्ड थ्रू द प्लान्स डेवलपिंग सेक्टर, इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है इन सेक्टर के अंदर। लैंड रिफॉर्म्स करे गए, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम करा गया, सब्सिडीज के ऊपर काम करा गया, अभी हम वो देखते हैं। लैंड रिफॉर्म क्या क्या करे गए, द गवर्नमेंट हैज एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। इट हैज ऑल्सो रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड होल्डिंग, जो लैंड होल्ड थे
जो लैंड होल्डर्स थे जिनके पास ज़मीन थे उनको दोबारा जो थी वो ज़मीन दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करी गई। टेक अवे लैंड फ्रॉम बिग जमींदार, बड़े जमींदारों से क्या करा, उन्होंने लैंड ले लिया और मार्जिनल फार्मर्स को उन्होंने वो लैंड दे दिया। दिस हैज नॉट ओनली हेल्प इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्डिंग and led to more equitable distribution of land but also made agriculture more economically valuable। ठीक है, तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, अब बहुत सारे मान लो बहुत सारे जो जमींदार हैं, जो अच्छे खासे जमींदार हैं, उनके पास एक हिस्सा है लैंड का, ठीक है, उनमें से मान लो उन्होंने इतना जो था वो एग्रीकल्चर के लिए अपने पास रख रखा था और बाकी हिस्सा नहीं है, तो सरकार ने क्या काम करा, ये पूरा हिस्सा ले लिया जितना उनके ज़रूरत के लिए चाहिए था, ये पूरे हिस्से को छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाद में यहाँ पे क्या हो सकती है, खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है। इससे जो छोटे फार्मर्स हैं उनको भी काम मिल गया और जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी भी उस लैंड का यूज होने लग गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, पानी की व्यवस्था किस प्रकार से करी गई थी। एग्रीकल्चर इन आर कंट्री हैज ऑलवेज बीन हेविली डिपेंडेंट ऑन द मानसून। हमेशा हमारे यहाँ कंट्री में एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड रहा है, हमारे मानसून के ऊपर डिपेंड रहा है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इरीगेशन प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके के इरीगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए, ठीक है, जिसमें उन्होंने डैम्स बनाए थे, ब्रिजेस बनाए थे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिससे क्या हुआ, फार्मर की जो डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर, बारिश के ऊपर, वो खत्म हो गई। देखो डैम से क्या होगा, मान लो ये डैम बना हुआ है, वैसे ये पिक्चर ना हीराकुंड डैम का है, अब सब लोग सर्च करके आएंगे हीराकुंड कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी कंट्री में, कौन से स्टेट में, ठीक है, और कौन सी रिवर के किनारे है, ये सब लोग सर्च करके आएंगे और मुझे बताएंगे। तो हीराकुंड डैम जो है ये यहाँ पर देख दो, इस डैम से क्या फायदा हुआ, अब जब भी इस डैम्स के थ्रू रिवर या रिवर है या फिर कैनल या किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू पास आउट होगा वाटर, तो वो एक हिस्से के अंदर प्रॉपर तरीके से वाटर को सप्लाई करेगा। ठीक है, उसके लिए हर फार्मर की अपनी अपनी नीड होती है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग वाटर को यूज करता है। सब्सिडी ऑन सीड, सरकार ने क्या काम चालू कर दिया कि सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्या काम करा, सब्सिडी देने लग गए। किस तरीके की सब्सिडी, ये होते हैं HYV सीड्स, हाई यील्ड सीड। हाई यील्ड सीड मतलब इस तरीके के बीज जो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट देंगे। जैसे एक आप चावल खाते हो टोटा, और एक आप चावल खाते हो बासमती, एक इंडिया गेट खाते हो इंडिया गेट बासमती, दोनों में फर्क है ना। तो ऐसे ही दोनों चावलों में फर्क है, तो उनके प्रोडक्शन के प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी फर्क है। तो वो ये काम हो रहा था, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सब के रेट पर उन लोगों ने क्या कर दिया, सब्सिडी देने लग गए। द गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑफिशियल्स भी अपॉइंट करने लग गए कि हम फार्मर्स को क्या करें, गाइड करें, उनको एजुकेट करें। एजुकेट अपने, उनके लिए नहीं, अपने फायदे के लिए भी कह सकते हो और उनके फायदे के लिए भी कह सकते हो, दोनों का ही फायदा होना था, क्योंकि सरकार को इससे टैक्स मिलना था और जो फार्मर्स थे उनको इससे काम की समझ और अच्छी होनी थी और खुद का बेनिफिट होना था फार्मर्स का। फिर हम देखते हैं सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए किसान लड़ते रहते हैं ना, सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस, MSP, तो वो देखेंगे सपोर्ट प्राइस क्या होता है। अभी टॉपिक नहीं है, इसका एक छोटा सा हिस्सा होगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आ गया वो MSP। गवर्नमेंट ने क्या काम करा कि कुछ फिक्स कर दिए प्राइस, कुछ एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ फार्मर्स को बता दिए कि उन जस्ट एग्जांपल उन्होंने बोला कि इतने की ये वाला जो फसल होगा उसका इतना MSP होगा, मिनिमम इतना हम आपको देंगे। प्राइस फॉर सम एग्रीकल्चर आइटम टू इंश्योर फार्मर गेट अ गुड प्राइस, और किसानों को ये इंश्योर कराएगा, उन्हें विश्वास दिलाएगा कि आपको जो प्राइस मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइजेस एग्रीकल्चर, जो प्राइजेस थे एग्रीकल्चर आइटम्स के, वो मैनुअली उनके लिए एक बम्पर क्रॉप का काम कर रहे थे। दिस फोर्स फार्मर एट फार्मर्स टू क्रॉप एट वेरी चीप प्राइस कॉजिंग देम हार्डशिप। बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, आप देखोगे कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था फार्मर को उससे चीप प्राइसेस पर उससे वो सामान खरीदा जा रहा था। इन शॉर्ट किसानों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इन सच केस गवर्नमेंट क्रॉप फार्मर फ्रॉम द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर वो क्या चाहते थे कि ये सब चीजें जो वो ठीक हो जाए, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब भी काम कर रही है। हर बिल के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर हमेशा बात होती है। तो सपोर्ट प्राइस सरकार ने देना चालू कर दिया कि अगर आपकी फसल वगैरह खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, हमारे पास भी जो बफर स्टॉक होता है, जो मार्केट के लिए होता है, तो हम आपको इतना तो एक्चुअल अमाउंट दे रहे हैं कि इतने से कम तो आपका अमाउंट कहीं नहीं जाने वाला, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी
जो आपका मिडल मैन होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं रूरल क्रेडिट क्या होता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स, गवर्नमेंट ने क्या करा, लोन्स देने चालू कर दिए लो इंटरेस्ट रेट पर, किसको, फार्मर्स को, जिससे वो लोग अपना लैंड खरीद सकते हैं, ठीक है, और अपनी मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होते हैं, मशीन्स वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक ने ये काम चालू कर दिया। इससे क्या खत्म हुआ, खत्म क्या हुआ, पहले तो ये सोचेंगे खत्म क्या हुआ यहाँ पर। जो जो मिडल मैन जितने भी थे ना, जो सरकार का पैसा किसानों तक आते आते खा जाते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया क्रेडिट की वजह से। एज द रिजल्ट ऑफ दीज एंड सेवरल अदर मेजर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज सीन इम्प्रूवमेंट। इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, वो देखती है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। इन द लास्ट 60 years सिंस इंडिपेंडेंस, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज शॉट अप कंसिडरेबली। इंडिया इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। तो आज के टाइम में हम देखते हैं इंडिया अपना खा सकता है, अपना पका सकता है, अपना बना सकता है। तो ये कहानी हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे डेवलपिंग इंडस्ट्री, डेवलप क्या क्या करा इंडस्ट्रीज के साथ, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे अभी हम। बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस was among the chief tasks before our leaders at a time independence. They felt industrialization, especially setting up a basic structure of iron steel, was an important setup towards the economic development. यहाँ हम देखते हैं जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें से मेन काम हम देखेंगे कि आयरन और जो स्टील था उसने हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। द प्लानिंग कमीशन हैज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल डिफाइनिंग व्हाट द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। प्लानिंग कमीशन ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले करा कि सरकार क्या काम करेगी इंडस्ट्रीज के लिए और प्राइवेट सेक्टर क्या काम करेगा इंडस्ट्रीज के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। एंड डिसाइडिंग इंडस्ट्रीज आर टू बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट विच नीड टू बी इनिशिएटेड बाय द मार्केट। और ये डिसाइड, और देखो यहाँ पे पूरा पूरा आंसर अगर आपसे बस पूछा जाए, विच इंडस्ट्रीज आर टू बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप होगी और वो मार्केट में क्या क्या काम कर सकती है, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये सब कुछ यहाँ पर होने लगा था। थ्रू द 5 year प्लान द गवर्नमेंट हैज सेट अप द सेवरल इंडस्ट्री। इन 5 सालों के प्लान में सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या करा, सेटअप करा। पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर भी इन सब चीजों पे काम हुआ विद द, ठीक है, विद प्राइवेट प्लेयर्स सच एज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं वो सब आपको ध्यान रखने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये पावर स्टेशन अपनाया गया। स्टील प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। और इसके साथ कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप करी गई थी, कौन कौन सी करी गई थी, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, रेलवे वैगन, फर्टिलाइजर, केमिकल, ठीक है, और एरोप्लेन शिप्स, इन सब चीजों का काम होने लगा। अब प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर कवर दोज इंडस्ट्रीज विच आर सेटअप बाय प्राइवेट इंडिविजुअली, जो सिर्फ अपने अपने लिए काम कर रहे थे। अपने लिए क्यों क्यों काम करेंगे, प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे, पैसा कमाने के पॉइंट से काम करेंगे। पब्लिक सेक्टर कवर दोज इंडस्ट्रीज विच आर नॉट कंसिडर प्रॉफिटेबली टू लीव मार्केट सेटअप बाय द गवर्नमेंट। और ये जो इंडस्ट्रीज थी वो सरकार सेटअप नहीं कर रही थी। दे ऑल्सो सेटअप दोज इंडस्ट्रीज विच प्राइवेट सेक्टर डज नॉट हैव द रिसोर्स द कैपेसिटी टू डेवलप। और सरकार वो भी इंडस्ट्री सेटअप कर रही थी जो किसी प्राइवेट इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दिस वाज स्पेशली ट्रू एट द टाइम ऑफ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था। इट वॉज द ओनली रिसेंट इट इज द ओनली रिसेंटली दैट द गवर्नमेंट हैज ओपन सर्टन सेक्टर्स। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग तरीके के सेक्टर्स को ओपन करा, जैसे पावर को ओपन करा बिजली के लिए, टेली कम्युनिकेशन को ओपन करा, और बहुत अलग अलग तरीके से चीजों को ओपन करा गया। द गवर्नमेंट ऑल्सो इनकरेजिंग द कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। हाथ से बना के घर में ही लोग अपना छोटे छोटे कढ़ाइयों के काम या फिर हैंडीक्राफ्ट्स वर्क ये सब लोग चालू कर रहे हैं। बट अगर हम आज के टाइम पे देखें, टुडे इंडिया इज अ लार्ज थ्राइविंग इंडस्ट्रियल बेस विच अकाउंट 17% वर्क फोर्स इन द कंट्री। तो आप देखोगे 17% हमारी कंट्री के अंदर ये हिस्सा है। हाउ एवर द मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज इन द हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कहीं ना कहीं सभी कुछ काम बन रहा है हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग से हो रहा है। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी इसको सॉल्व करेंगे, और किसी को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे पूछेंगे।
रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हुई हैं। लास्ट ईयर यू स्टडीड अबाउट द मार्केट्स, आपने पिछले साल मार्केट्स के बारे में पढ़ा था, चेन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है जो इस मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हैज टू इंश्योर there is no unfair practice the harm interest और कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स। ये इंश्योर करती है कि किसी भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या वर्कर के साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं की जाए। द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड एंड इंश्योर्ड मेनी लॉज। गवर्नमेंट इसके लिए क्या बनाती है, बहुत सारे तरीके के कानून बनाती है जो अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। अब हम वो कानून देखेंगे कौन कौन से किस किस के लिए कानून होते हैं। जैसे लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस मतलब कम से कम आपको जितना पैसा मिलता है। द मिनिमम वेजेस एक्ट, ये क्या है, एक एक्ट है। किन के लिए है ये, वर्कर्स के लिए, स्पेशली किसके लिए है, लेबर्स के लिए है, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर कौन होते हैं, जो घर में काम करते हैं। आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द एम्प्लॉयर, जो अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू एक्सप्लॉइट नहीं करा जाए। वर्क एट द पुअर वेजेस, जिनको कम वेजेस, वेजेस मीन्स होता है भत्ता, पर डे के हिसाब से जिनको अलाउंस मिलता है, पैसा मिलता है, उनको कम ना मिले। ठीक है। द एक्ट लेड डाउन मिनिमम अकाउंट दैट हैज टू बी पेड टू वर्कर। इस एक्ट में क्या कहा है कि मिनिमम अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। दिस अमाउंट इज इंक्रीज फ्यू ईयर्स, ये अमाउंट कुछ सालों बाद हर समय बढ़ता है। टू इंश्योर दैट द लॉ इज बिगिन फॉलोड, द गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन, गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजन बनाए कि सभी लोग उसको फॉलो करें। रेगुलर इंस्पेक्शन होती है और पनिशमेंट्स भी मिलती हैं जो इस एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं सेफ्टी मेजर्स जो वर्क प्लेस पे बनाए जाते हैं। दिस लॉ मेक्स द कंपलसरी, ये सभी के लिए कंपलसरी है कि सेफ्टी सबके लिए हो। जैसे अलार्म, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट, ये सभी के वर्क स्टेशन पर होने चाहिए। द गवर्नमेंट इन्फोर्स दिस लॉ मेनी वेज, गवर्नमेंट इसको अलग अलग तरीके से अपने वर्क स्टेशन पर लागू करने के लिए कहती है। फॉर एग्जाम्पल इट एम्प्लॉय इंस्पेक्टर, इसके लिए एम्प्लॉय इंस्पेक्टर भी रखा जाता है जो कि चेक करता है सारी सेफ्टी प्रोसीजर्स को किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी भी वर्क स्टेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है और ये कॉमन भी है बहुत। ठीक है। चाइल्ड लेबर क्या है, एज पर द सेंसस 2011, सेंसस कितने सालों में होता है, 10 सालों में होता है। ठीक है। सेंसस अगर 2011 का देखें तो देयर आर ओवर 10.1 मिलियन चाइल्ड लेबर्स, 10.1 मिलियन चाइल्ड लेबर्स थे, बच्चे काम कर रहे थे, 5 से 14 साल तक के एज के बच्चे काम कर रहे थे। ये सेंसस के अंदर से बात निकल के आई है। इन 2006 के अंदर चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया। तो ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि बैन कब करा गया, 2006 में करा गया। और क्या कहा गया, 14 साल से कम उम्र के बच्चे डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी नहीं जाएंगे। ठीक है। जो यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग नहीं होंगे। ठीक है। कौन कौन से डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प या फिर किसी भी जगह जो काम कर रहे हैं वहां नहीं कर सकते 14 साल से कम के बच्चे। जैसे चाय की दुकान पे काम कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट पे काम कर रहे होते हैं, बिजनेस में काम, किसी बिजनेस में क्या काम करेगा कोई छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कैसे बिजनेस में काम करेगा, जाके मतलब आपने अपना बिजनेस खोला है, वहां पे किसी को नीड है, आपने उससे झाड़ू लगवा ली, ये सारे काम। ठीक है। वॉलेटर्स कैन बी सेंट अ जेल, जिसने ये काम करा उसको जेल भेजा जा सकता है। कब, कितने से कितने टाइम के लिए, 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है उस व्यक्ति को। और फाइन भरना पड़ता है इसके साथ 10,000 से 20,000 तक का। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डायरेक्ट स्टेट टू फॉर्मुलेट प्लान्स, इसके लिए रिहेबिलेट चाइल्ड लेबर्स को डायरेक्टली देखा जाता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसके ऊपर काम करती है, स्टेट तो करती करती है। हाउ एवर द लॉ इम्प्लीमेंट हैज बीन मोस्टली पुअर। हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में ये जो है ये बहुत कम हो रहा है। ठीक है। कम हो रहा है इन द सेंस कि आप किसी को, जब अब किसी की मजबूरी है कि वो नहीं काम कर रहा है तो सामने वाला इंसान उसको मना कर देगा कि जब जब चेकिंग के लिए आ रहे हैं, ये सबको पता होता है। द डाटा शो जो कर रहा है वो आज के टाइम पर क्या इसमें बताया गया है कि डाटा शो दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक हेल्प स्टिल बिलो 16 ईयर्स एज। वो कहते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों तक को नहीं कर सकते, तो आज भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं। मतलब 14 साल की नहीं, तो उन्होंने 14 हुआ तो 14 से 14 वाले बच्चों को रखना चालू कर दिया, 15 वाले बच्चों को रखना चालू कर दिया। ये बट ये अभी आपकी किताब का एक हिस्सा है।
बट स्टिल ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ये एक्सटेंड हो गए हैं, आपके सिलेबस में इतना ही लगा तो इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं जाना किसी को भी गहराई के अंदर, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इन कानून जो है वो बदल गए हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, आप सब जगह रेगुलेटिंग प्राइस जो है, एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है, ज़रूरत का सामान, उसके ऊपर नॉर्मल प्राइस रखोगे। ठीक है, जैसे आप नमक के ऊपर पैसे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो सबके लिए है। ठीक है, चीनी के ऊपर पैसे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, आटे के ऊपर पैसे बढ़ा नहीं सकते, आई मीन टू से बढ़ा सकते हो इन सब चीज़ों के ऊपर, बट ऐसे रखोगे सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं कि वो हर तरीके का इंसान उसे परचेज कर सके। अब तुम रख दो नमक के भाव 50 रुपए किलो, वो सरकार और जो लोग सरकार को खत्म करेगी वो एक अलग लेवल होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ऑल्सो मेक श्योर दैट द प्राइस ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज जैसे शुगर, फूड ग्रेन्स, ये एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। अब इसमें आप लोग बोलोगे, एक एग्जांपल है, सारे बच्चे जो ये बोलेंगे कि दीदी प्याज के भाव तो बढ़ गए थे, बिना प्याज के भी खाना बन जाता है भाई। ठीक है, तो बिना प्याज के खाना पक सकता है। एसेंशियल कॉमोडिटीज के जो प्राइस हैं वो कंट्रोल रखने हैं। ठीक है, ये कौन सी होनी चाहिए, सोल्ड, और आप इसको करना क्या है बेसिकली, ये कमोडिटीज, सच कमोडिटीज कैन बी बाउट, सोल्ड और मेंटेन स्टॉक ऑफ दीज इनके लिए आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड, इसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आए हैं जो प्रोवाइड करता है लो रेट टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। और भी ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है क्या, कि जो लोग पीडीएस में है, जो खाना, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो खाना खा सके, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनको सरकार खुद खाना देती है। ठीक है, वो उसका एक अलग फर्दर प्रोसीजर है। अभी आपके क्वेश्चंस में अगर आए तो आप यू शुड हैव टू गो विद दिस ओनली। स्टैंडर्ड्स ऑन द गुड्स, किस तरीके के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कंज्यूमर आर नॉट पुट रिस्क बाय पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेस, इसके लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे गए हैं, वो सभी को देखने जरूरी है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब किस किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है वो सब देखेंगे, और फिर हेल्थ सैनिटेशन देखेंगे ना, देन दिस चैप्टर विल बी क्लोज्ड। ओके, अब हम देखेंगे, क्या देख रहे थे, यस, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी है अभी हमें। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन ट्राइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, माइक से हट गया, चलिए यहाँ से लगा दिए। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, गरीब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी कुछ बहुत सारे काम करे हैं, अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं सोसाइटी में, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला है, ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, और क्या निकाला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निकाली है, जिसमें लोन्स दिए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, ट्रेनिंग करा जाता है, और सेल्फ लर्न एम्प्लॉयमेंट स्किल सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा इनकम सिखाया जाता है, बहुत सारे इनिशिएट ना यहाँ पर करे जाते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इनिशिएटेड स्कीम्स, गवर्नमेंट ने और भी स्कीम्स निकाली हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम निकालना है। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना निकाली है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी। मम्मी डोर क्लोज कर दो। यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसके अंदर भी दो तरीके की स्कीम्स हैं, और इसमें क्या एम था इसका, वो सब आप देखोगे और बताओगे आप मुझे। अब हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ देखेंगे सोशल सेक्टर पब्लिक फैकल्टीज देखेंगे। पब्लिक फैकल्टीज फैसिलिटीज आर facilities are essential service that government has to provide all its citizens। गवर्नमेंट सभी को ये पब्लिक फैसिलिटीज देती है
जो बेसिक नीड्स की होती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, इंक्लूड हेल्थ आती है, सैनिटेशन आता है, वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आता है, बहुत कुछ आता है। द बेनिफिट्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटीज आर शेयर्ड बाय नॉट वन और टू बट मेनी सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग अ स्कूल बेनिफिट all the children particular area, ensure that all the citizens avail for the public facilities, ठीक है। गवर्नमेंट नीड्स फंड टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज, इट जनरेट बाय कलेक्टिंग टैक्स से लेती है, स्मॉल प्रोवाइडिंग सर्विसेज से लेती है, हर तरीके से लेती है। अब हम देखेंगे वाटर के लिए क्या क्या होता है। अब बस फैसिलिटीज बची हैं, एक वाटर टॉपिक है, एक हेल्थ टॉपिक है, देन सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एनवायरमेंट, एंड यस दिस चैप्टर इज क्लोज। ठीक है, तो एक एक करके सभी फैसिलिटीज देखेंगे, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ अब इस चैप्टर में रह नहीं गया। वेयर इज माय कर्सर, यस। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, वाटर देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स द राइट टू वाटर एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। दिस मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव एक्सेस टू वाटर। इट ऑल्सो मीन्स दैट वाटर इज मस्ट अवेलेबल। ये नॉर्मल बता रहे हैं, सब चीज़ राइट टू लाइफ का हिस्सा है, सभी के लिए पानी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमें सेफ, अच्छे से साफ पानी पीना चाहिए, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाई इंसिडेंस वाटर बॉर्न डिजीजेज हमें देखने को मिलती हैं, बट हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें साफ पानी ही पीना चाहिए। सप्लाई सफिशेंट सेफ वाटर टू द सिटीजन्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से काम करे हैं। सिटीज़ में इन लोगों ने म्यूनसिपल बॉडीज़ के लिए वाटर सप्लाई करा है। गवर्नमेंट सप्लाई करती है वाटर म्यूनसिपल बॉडीज़ को, विच ईच म्यूनसिपालिटीज हैज़ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। हर एक म्यूनसिपालिटी के पास क्या है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, जो बताता है जिसके अंदर पानी की व्यवस्था कैसी है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग वाटर फॉर रूरल एंड स्पेशली टू द फार्मर्स। गवर्नमेंट इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं, किसके लिए, इरीगेशन के लिए। इट हैज़ अंडरटेकन सेवरल इरीगेशन प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं यहाँ पर। एंड ऑल्सो बिल्ड अ नंबर ऑफ डैम्स टू स्टोर सप्लाई वाटर टू फार्मर्स, और बहुत सारे तरीके के डैम्स भी बनाए हैं ताकि हम वाटर को क्या कर सके, स्टोर कर सके, और फार्मर्स को क्या कर सके, सप्लाई कर सके। हाउ एवर वाटर शॉर्टेज आर स्टिल कॉमन इन मैनी पार्ट्स, जबकि आज भी कंट्री के अंदर ये बहुत सारी जगहों पर इशू है। फोर्सिंग मैनी पीपल्स टू बाय वाटर फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर, आज भी हम कहीं ना कहीं प्राइवेट सप्लायर से पानी लेते हैं। ठीक है, शेलिंग आउट मनी टू डिग बोरवेल्स, पुअर हैव सफर्ड, पुअर जो सफर नहीं कर पाते हैं, ये पानी नहीं खरीद पाते हैं, उनको सरकार ये सुविधा देती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हेल्थ देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड ऑल द सिटीजन्स टू द राइट टू लाइफ, ये हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग इट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सिटीजन्स, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, कि हमें हमारी सभी के सिटीजन्स की लाइफ को क्या करा जाए, प्रोटेक्ट करा जाए। इट इज गवर्नमेंट ड्यूटी इंश्योर करे कि गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है या नहीं, सबको मिल रही है नहीं मिल रही। द गवर्नमेंट डज दिस बाय रनिंग अ सिस्टम हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स विच कंप्राइज द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। द गवर्नमेंट गेट्स द मनी टू रन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम थ्रू द कलेक्ट। अब सब जगह आप देखोगे गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस से ही हमारा ये ले रही है। ठीक है, दीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स आर distributed in such way that they cover all rural and urban areas, are equipped to the provide treatment for all kind of health and problems। सभी तरीके की हम जा सकते हैं यहाँ पर अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर। इन विलेजेस के अंदर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर क्या देखेंगे हम, रन हेल्थ सेंटर्स हो रहे हैं, जो यहाँ पर आपके नर्सेज होते हैं, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स होते हैं। दे यूजुअली डील विद द कॉमन इलनेस, ये आपकी प्रॉपर जो कॉमन फ्लू होता है उससे डील करते हैं। ईच विलेज हेल्थ सेंटर इज सुपरवाइज बाय द डॉक्टर, हर एक विलेज सेंटर डॉक्टर्स के थ्रू सुपरवाइज करा जाता है। जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे विलेजेस को कवर करते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो सेंटर
सुपरवाइजर्स देखते हैं। इन बिग सिटीज वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये प्रॉपर बता रहे हैं आपको कहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस, देखो अलग अलग तरीके की बीमारियां बता रहे हैं, मलेरिया, कॉलेरा, चिकनगुनिया, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, होस्ट ऑफ सर्विस इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन। यहाँ पर आप प्रॉपर ये सब चीज़ें देखोगे, सब कुछ देखोगे, एक्सपेंटेंट्स एंड नर्सिंग मदर्स प्रॉपर, ठीक है। सैनिटेशन देखेंगे, ठीक है। सैनिटेशन में क्या होता है, वही सुलभ देखेंगे यहाँ पर। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पीपल एक्सेस प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन कवरिंग इन इंडिया रिमेन्स क्वाइट लो इन बोथ, दोनों ही तरफ से लो है, रूरल और अर्बन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सुलभ बना रखे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने 2001 से 11 के बीच में 36 जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स थे वो घरों के अंदर थे, सिर्फ 36%। इन एन एफर्ट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लोग गरीब हैं उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ बनाई गई। लोकल बॉडीज़ जो थी उन लोगों ने ये सारे काम करे और इसे क्या कहा गया, सुलभ कहा गया। द municipal bodies have been providing money and land to Sulabh for setting up running public toilets। ये यहाँ पर म्यूनिसिपल बॉडीज ने क्या करा, इन सबको प्रोवाइड करा, ठीक है। सुलभ ऑल्सो अंडरटेकन द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइवेट टॉयलेट फॉर लो इनकम ग्रुप्स। इट इम्प्रूव सैनिटेशन इन रूरल एरिया एज वेल एज द कौन सा अर्बन एरिया, दोनों ही जगह सफाई होती है ना भैया, ठीक है। अंडरटेकन प्रोग्राम निर्मल ग्राम पुरस्कार एंड इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द स्कीम, ये आपको ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर भी सब चीज़ें प्रमोट करी गई। अब हम देखते हैं क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देखेंगे। एंड यस, दिस इज द लास्ट पेज, second last page. The government is also entrusted entrusted with the task of providing means of public transport like railways, buses to the people। government इन सब चीज़ों के लिए भी इंश्योर करती है। The Indian Railway is among the largest railway networking world in the networking नेटवर्किंग एरिया विच कवर द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे बहुत बड़ा हिस्सा है नेटवर्क का जो वर्ल्ड के अंदर आता है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सेस टू द कनेक्टिविटीज ऑफ ट्रेन। इट हैज़, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, काम क्या कर रही है, लोगों को कनेक्टिविटी दे रही है, किसके थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू। इट इज़ अफोर्डेबल, ये क्या है, अफोर्डेबल है लो इनकम ग्रुप्स वालों के लिए। इन द सिटीज़ में बस आ रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके के हैं। पॉपुलेशन जा रही है वहाँ पे, हम देखते हैं मेट्रो ट्रेन भी आ रही है। मैनी इंडियन सिटीज़ हैव been struggling to meet this rise in the demand। Some cities have introduced metro rail services to improve ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। बहुत सारी सिटीज़ के अंदर मेट्रो रेल्स भी आ चुकी है जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशनल फैसिलिटीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा राइट टू एजुकेशन की गारंटी देता है 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रंस को। दिस रिक्वायर दैट द गवर्नमेंट इंश्योर ऑल द चिल्ड्रंस हैव एक्सेस टू स्कूल। इसका मतलब क्या है कि इतने एज ग्रुप के बच्चे तो कम से कम स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। हाउएवर स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेस ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज रिमेन हाईली अनइक्वल इन आवर कंट्री। हमें पता है जबकि अनइक्वल है, द गवर्नमेंट स्टिल वर्किंग फॉर दिस। गवर्नमेंट स्टिल इसके लिए काम कर रही है और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, जिसमें से एक है सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ताकि बच्चे स्कूल आए प्रॉपर रेगुलर। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ओपन सेवरल स्कूल्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल स्कूल बनाए हैं जिनमें से एक नवोदय विद्यालय भी है। टू इम्प्रूव एजुकेशन, इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन को और सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से स्कूल तक लाने के लिए, जिसमें बैकवर्ड ग्रुप्स भी बिलोंग करें और रूरल वाले भी आई एरियाज के अंदर आए प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट। इट वॉज भोपाल गैस। अब हम प्रॉपर जो है वो प्रॉपर भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से हार्म हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब कुछ यहाँ देखेंगे। इट वॉज अ भोपाल गैस लीक इन 1984 में लीक हुई थी। ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के केस में आता है, ठीक है। ऑन दिसंबर 2 1984 को एक हाईली पॉइजनस गैस जो थी वो यूनियन कार्बोनाइड
कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट जो था भोपाल में, वहाँ से लीक हो जाती है और वहाँ पर 8,000 से भी ज़्यादा लोग इस गैस से अफेक्ट होते हैं। बहुत सारे मर जाते हैं और बहुत सारे आज भी वहाँ पर इफेक्टेड हैं। द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वॉज क्लोज, उसके बाद वो फैक्ट्री क्लोज कर दी जाती है क्योंकि वहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स जो थे वो थे। ठीक है, फ्रॉम द फैक्ट्री स्पीडेड अप इनटू द ग्राउंड कंटेमिनेटिंग वाटर एंड पॉइजनस सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हुए और साथ साथ बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से सफ़र करना पड़ा था। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम यही चीज़ देखेंगे। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट, ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं ना इंटरनल क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटरनल क्वेश्चंस इसके लिए भी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी, आप मुझे इंटरनल क्वेश्चंस के लिए बताएं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, कौन कौन से चाहिए, एक्स्ट्रा में चाहिए। इंडेक्स तो आप लोग मुझे खुद सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, और क्या करोगे, एमसीक्यूज बन जाएंगे इसके, आपको शॉर्ट और लॉन्ग मिल जाएंगे, वन वर्ड मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे, सब कुछ सेटअप्ड है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ना और फिर मुझे बताना। ठीक है, मैं लास्ट टॉपिक इसका और ख़त्म करा देती हूँ, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड law to prevent people and India industries from polluting the environment. It has also introduced fine for the polluters. ये फाइन्स भी दे रहे हैं, मतलब ये ना बेसिक है, ये आप पढ़ लेना। इसमें एक सीएनजी के बारे में बताएंगे, बहुत सारी जगह पर सीएनजी यूज हो चुकी है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी है। कोर्ट ने भी अलग अलग तरीके से बोला है कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो अलग शिफ्ट में लगाओ। बस ये है, ऐसा था कुछ नहीं है, आप गो थ्रू हो जाना क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लर भी है बहुत ज़्यादा। और आप एक बार गो थ्रू हो जाना फिर मुझे बताना। जैसे ये इंटेक्स क्वेश्चन है, सॉल्व करके लाइए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, समझ आता है नहीं आता, कहाँ रुके हो कहाँ नहीं रुके हो। जैसे प्लानिंग कमीशन का हेड कौन था, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अभी हमने ये देखा था ना, तो आप देखिए और मुझे बताइए। ठीक है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो किसी दूसरे चैप्टर में, टेल मी। मैं इसके बाद मैथ्स का चैप्टर बनाने वाली हूँ सभी के डाउट्स को लेकर। ठीक है, मैथ्स के चैप्टर के लिए प्रॉपर सब चीज़ें अपने साथ रखना और फिर मुझे अपडेट देना। चलिए जी, और किसी को कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।